आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। आज 3 जनवरी है, 3 जनवरी 2024 और नया साल शुरू हो गया है। नए साल में आप सब लोग कहीं ना कहीं घूमने जाना चाहते हैं, खासकर सभी लोग हिमाचल प्रदेश जा रहे हैं। तो हिमाचल प्रदेश की स्पीति वैली को लेकर मैं एक वीडियो लाया हूँ कि स्पीति वैली कैसे जाएं। स्पीति वैली यानी कि इंडिया और तिब्बत का जो मिडिल का पार्ट है, जिसे मिडल एंड कहते हैं, वो स्पीति वैली है जो हिमाचल प्रदेश में आती है, जिसे लाहौल स्पीति कहा जाता है। देखिए, स्पीति वैली यहाँ है और लाहौल वैली यहाँ पर आती है। तो मैंने प्रॉपर तरीके से पूरा एक मैप बनाया है कि आप अगर हिमाचल प्रदेश या स्पीति वैली, अभी विंटर चल रही है तो विंटर में बहुत से लोग राइडर जो हैं वो बाइक राइड करना चाहते हैं विंटर स्पीति, और बहुत लोग अपनी फैमिली या दोस्तों के साथ भी जाना चाहते हैं। तो इस मैप में आपको पूरी डिटेलिंग के साथ कहाँ पर कितने किलोमीटर होता है और कितने किलोमीटर का पूरा सर्किट होता है, सर्किट आप कब कर सकते हैं, किस महीने में कर सकते हैं, और कहाँ घूमने जाना चाहिए, कहाँ नहीं जाना चाहिए, कहाँ पर आपको होम स्टे मिलेगा, कहाँ पर हॉस्टल मिलेगा, और सबसे बड़ी बात खाना कैसा होगा, और स्पीति वैली की कंडीशन क्या है। स्पीति वैली की भौगोलिक स्थितियाँ हमारे यहाँ से क्या हिमाचल के किन्नौर डिस्ट्रिक्ट से भी बहुत अलग है। सबसे बड़ी बात आती है इस वीडियो में बजट की। इस वीडियो में बजट पर भी बात की गई है, आपका बजट कितना जाएगा, कितना नहीं जाएगा। तो वीडियो का आप स्किप बिल्कुल भी ना करें और वीडियो आप पूरी देखें। अगर आप स्किप करेंगे तो हो सकता है कि कुछ आपसे पार्ट छूट जाए। तो वो शुरू करते हैं वीडियो। जैसे कि आपको सामने जो मैप दिखाई दे रहा है, ये पूरा मैंने बनाया है आपको अच्छे से समझाने के लिए। तो सबसे पहले जो सफ़र है वो शुरू होता है दिल्ली से। दिल्ली से आप आराम से चंडीगढ़ होते हुए शिमला एक दिन में पहुंच सकते हैं। अगर आप दिल्ली से सुबह जल्दी निकलते हैं अपने घर से या अपनी होटल वगैरह से, तो दिल्ली से चंडीगढ़ जो दूरी आती है वो होती है 260 किलोमीटर, और चंडीगढ़ से शिमला पड़ता है आपका 110 किलोमीटर। और दिल्ली से जो चंडीगढ़ का जो रास्ता है बहुत अच्छा है, 4 लेन 6 लेन रोड है। तो आपका ये जो पूरा आपकी जो पूरी दूरी है आराम से 4 साढ़े 4 घंटों में पूरी हो जाएगी। अब यहाँ अगर देखें हम, चंडीगढ़ से जो शिमला का जो रोड है आगे जाकर बहुत ज़्यादा सोलन से बहुत ज़्यादा टर्न शुरू हो जाते हैं। तो ये 110 किलोमीटर का रास्ता आपको 2.5 घंटे आराम से ले लेगा, 2.5 से 3 घंटे लग सकते हैं। और अगर ट्रैफिक अगर बढ़ जाता है तो 3.5 घंटे भी हो सकते हैं। अब दिल्ली से हम सीधे पहुंच जाते हैं शिमला। शिमला पहुंचकर सबसे बड़ा सवाल सामने ये आता है कि कहाँ रुका जाए। अब हमारे बजट के हिसाब से सस्ता, अगर हमारा बजट कम हो तो सस्ती जगह कहाँ पर होगी, कहाँ पर हम अगर वेजिटेरियन है तो हमको वेज खाना कहाँ पर मिलेगा। वैसे तो पूरे शिमला में आपको नॉन वेज भी मिल जाएगा, पूरा वेज भी मिल जाएगा, और अच्छी से अच्छी जगह आपको होटल भी सस्ते मिल जाएंगे, होम स्टे भी सस्ते मिल जाएंगे, और हॉस्टल भी अच्छे मिल जाएंगे। और ज़्यादातर जहाँ पर मैं रुका हूँ वो ऑक्सफर्ड का एबस हॉस्टल है, जहाँ की फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी होती है। मौसम के हिसाब से अंदर का टेम्परेचर फिक्स हो जाता है। आप ये साइन देख रहे होंगे, ये रेड वाला स्टे का और ये पेट्रोल का, यानी कि यहाँ पर स्टे, फूड और पेट्रोल की कोई दिक्कत नहीं है। शिमला में आगे जाके फिर पेट्रोल वगैरह की दिक्कत आती है, लेकिन काफ़ी दूर आती है। अब जो लोग पहली बार शिमला जाते हैं उनके लिए सबसे बड़ा काम ये होता है कि शिमला में कहाँ पर घूमें, क्योंकि आपकी बाइक ज़्यादातर एरिया में जा नहीं सकती है, और ना ही आपकी कार जा सकती है। और सबसे बड़ा इशू वहाँ पर होता है पार्किंग का। हमको निकलना होता है आगे के लिए नारकंडा रामपुर होते हुए सीधे यहाँ पर, ये जो चितकुल जगह है यहाँ पर। अब चितकुल और शिमला के बीच की जो दूरी है आपकी लगभग 236 किलोमीटर की दूरी है। और शिमला से नारकंडा, ये शिमला और ये नारकंडा है ना, देख रहे हैं आप, इनके बीच में जो ट्रैफिक है वो बहुत हेवी ट्रैफिक होता है। इसलिए आपको ये 30-40 किलोमीटर का जो सफ़र है ये बहुत ज़्यादा थका देने वाला होता है। बार बार बाइक, आपका जो भी व्हीकल होता है वो आपको रोकना पड़ता है, और बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। मुझे यहाँ पर लगभग 30-40 किलोमीटर के लिए, या हो सकता है ज़्यादा, थोड़ा कम होगा, ज़्यादा नहीं होगा, बस इतनी सी दूरी के लिए मुझे 2.5 से 3 घंटे लग गए थे, क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा था। अगर आप शिमला से चितकुल के लिए लेट निकलते हैं 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, तो आप एक दिन के अंदर शिमला से चितकुल नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि रोड भी कुछ जगह सही नहीं है, सही से मीन्स नैरो रोड है, और कुछ जगह ट्रैफिक है। आपका नारकंडा निकलने के बाद ट्रैफिक पूरी तरह ख़त्म हो जाता है। ये नारकंडा है, यहाँ से पूरा ट्रैफिक ख़त्म हो जाता है। लेकिन ये जो करछाम डैम यहाँ पर जो आपको बता रहा हूँ मैं, ये यहाँ से आपका जो चितकुल का जो रास्ता है बहुत छोटा रास्ता है, और
सबसे बड़ी बात, जंगल वाला एरिया है, खासकर सिंगल रोड है, तो यहाँ पर आप नाइट में अगर सफ़र नहीं करें तो बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप लेट निकलते हैं शिमला से चितकुल के लिए, तो मैं कहूँगा कि आप 2-3 घंटे फिर नारकंडा में घूम लें। उसके बाद आप रामपुर में किसी भी होम स्टे वगैरह में नाइट रुक जाएं, वो तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। अगर आप रामपुर रुकते हैं या नहीं भी रुकते हैं तो आपको करछम डैम से राइट टर्न लेना पड़ेगा, और राइट टर्न से ये जो रास्ता है आपका सांगला होते हुए, सांगला की आपको खासियत बता दूं मैं, सांगला से किन्नौर कैलाश जो माउंटेन्स हैं उसका सारा व्यू आपको दिखाई देता है, जो कि सतलुज ये नदी आ रही है आपको दिखाई दे रही है। यहाँ से आप चितकुल जा सकते हैं। चितकुल एक बहुत ही खूबसूरत शांति वाली जगह है, यानी कि इंडिया तिब्बत बॉर्डर पे बसा हुआ छोटा सा गांव, बहुत खूबसूरत है। आप जब जाएंगे तो आपको लगेगा कि नहीं यार, यहाँ पर एक दिन नहीं 2-3 दिन रुकना चाहिए, आराम से आप रुकेंगे। वैसे ये लास्ट विलेज है हिमाचल प्रदेश का जो इंडो तिब्बत बॉर्डर पर आता है। लगभग 4 दिन में आप चितकुल पहुंच जाते हैं दिल्ली से निकलकर घूमते हुए। आप चितकुल में एक नाइट स्टे आराम से करेंगे, यहाँ पर आप घूमेंगे। यहाँ पर एक चेक पोस्ट है इंडिया तिब्बत बॉर्डर पर जो लगी हुई है आईटीबीपी वालों की, वहाँ पर आपको फ़ोटो वगैरह लेने के लिए मना करेंगे वो लोग। और यहाँ पर एक ढाबा है जो कि बहुत खूबसूरत लोकेशन पर है, और यहीं नीचे रिवर पे आप कैंपिंग वगैरह भी कर सकते हैं यहाँ पर। उसके पहले आपको मैं एक बात और बता दूं, हाँ, अगर आपका पेट्रोल यहाँ कहीं करछम डैम के आसपास ख़त्म हुआ हो या थोड़ा लो हुआ हो, या आपका सांगला में भी कम हुआ, तो आप सांगला में भरवा लें फ्यूल, या पवारी में भरवा लें। क्योंकि पवारी में अगर आपको पेट्रोल नहीं मिला तो आपको रिकोंगपियो में मिल जाएगा, और रिकोंगपियो में नहीं मिला तो आपको पवारी में मिल जाएगा। क्योंकि कल्पा में आपको पेट्रोल पंप नहीं मिलेगा, कल्पा एक छोटा सा गांव है। उसके बाद यहाँ पर आती है बात स्टे और फूड की, तो रिकोंगपियो और कल्पा, इन दोनों जगह पर आपको एक ही होटल में वेज नॉन वेज मिलेगा। अगर आप फुल वेजिटेरियन है तो आपको थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि यहाँ पर आपको वेज होटल अलग मिलेगी। अब कल्पा से अपना सफ़र वापस से शुरू करते हैं नीचे के लिए। नीचे आते हैं हम, क्योंकि यहाँ से हो सकता है 5वां या 6ठा दिन हो आपका। यहाँ से अब हमको नीचे आना है और पूह जाना है। पूह में आपको फ्यूल मिल जाएगा, क्योंकि पूह के बाद आपको फ्यूल काजा तक नहीं मिलेगा, ये बात आप ध्यान रखना। पूह पे आपको आगे जाके एक चेक पोस्ट मिलता है, वहाँ पर आपको आपके डॉक्यूमेंट दिखाना है, आपकी बाइक वगैरह के सभी के। यहाँ से आपका सफ़र होता है खाप के लिए, संगम खाप, जो कि एक बहुत खूबसूरत जगह है। यहाँ पर सतलुज और स्पीति नदी का संगम होता है। ये देख मेरी खुद की फ़ोटो यहीं की है। ये जो लोकेशन है यही संगम खाप है। रिकोंगपियो से और जो खाप की दूरी है वो आती है आपको 70 किलोमीटर की, और वो आप आराम से पार कर लो। यहाँ पे आप चाहें, आपके पास अगर टेंट हो तो यहाँ एक कैफ़े है, यहाँ पर आप आपका टेंट लगा सकते हैं, और नहीं तो फिर आप यहाँ से आगे निकल सकते हैं। आगे की दूरी आती है संगम खाप से निकल के आती है जगह नाको। संगम खाप से नाको की दूरी आती है आपकी 26 किलोमीटर, 26 किलोमीटर। नाको भी एक छोटा सा गांव है, बहुत हाई एल्टीट्यूड पे बसा हुआ गांव है। यहाँ पर आपको घूमने के लिए एक छोटा सा मोनेस्ट्री है, और ये एक लेक है जिसको नाको लेक कहते हैं। यहाँ की सबसे बड़ी खासियत ये है कि लेक ठंड में पूरी तरह जम जाता है, और द हाईएस्ट आइस स्केटिंग रिंक इन द वर्ल्ड, ये झील पूरी तरह जम जाती है। बाकी मैं एक बात आपसे कहूँगा, आप जब भी नाको जाएं तो यहाँ की जो झील होती है, नाको झील या चंद्रताल वगैरह, आप वहाँ पे नहाना तो अलाउ है नहीं, है ना, लेकिन आप वहाँ पर किनारे से थोड़ा दूर रहें, क्योंकि एक्चुअली लोकल को भी नहीं पता होता है कि कहाँ पर डेप्थ कितनी है। ऐसा सुनने में भी आया है कि लोग जब गिर जाते तो पता लगता नहीं है कि कौन व्यक्ति गिरा है, मतलब बॉडी बहुत लेट बाहर आती है। नाको में भी आपको होम स्टे, होटल और रेस्टोरेंट वगैरह मिल जाएंगे, और बहुत अच्छे मिल जाएंगे। बस आपको थोड़ा सा यही कंप्रोमाइज़ यहीं पर करना होगा कि आपको अलग से वेजिटेरियन होटल नहीं मिलेगा, एक ही होटल में आपको नॉनवेज और वेज दोनों मिलेगा। आप आपके हिसाब से जो ऑर्डर करना चाहें वो कर सकते हैं। आपका नाइट स्टे यहाँ पर हो जाता है नाको में। नाको से आप निकलते हैं तो मलिंग नाला एक जगह है,
जो कि इस रोड का हाईएस्ट पॉइंट है। यहाँ से निकल कर आप सीधे जाते हैं सुमदो। सुमदो से होते हुए आप पहुँचते हैं ग्यू मोनेस्ट्री या द ग्यू ममी। नाको से ग्यू मोनेस्ट्री की जो दूरी है वो लगभग आपको 48 से 50 किलोमीटर की है। इस रोड से ग्यू का जो रास्ता है बहुत छोटा है और कच्चा रास्ता है। अगर आप बाइक से जा रहे हैं तो आप आराम से जाएं, फिसल सकते हैं। यहाँ पर जो आप मोनेस्ट्री देख रहे हैं ये अभी नई बन रही है। पहले यहाँ पे एक साइड में एक रूम है। यहाँ से एक मम्मी निकली थी बौद्ध भिक्षु की, जो कि हजारों साल पुरानी है ऐसा कहते हैं कि। और वहाँ पर जो बोर्ड लगा है उस पर लिखा है 500 साल से ज़्यादा पुरानी है। यहाँ पर बस एक ही ये गोम्पा है, मंदिर है। बाकी आप मम्मी को आप देखेंगे तो आप जान पाएंगे कि वो किस तरह से है वहाँ पे। ग्यू मोनेस्ट्री का जो मेरा जो फ़ोटो है, ये फ़ोटो के जस्ट सामने, ये फ़ोटो मैंने ग्यू मोनेस्ट्री की बैक साइड का है। इसके जस्ट सामने जो आपको माउंटेन दिखेगा, पहाड़ दिखेगा, वो आपको आधा इंडिया में और आधा चाइना के अंदर जाता है। तो ग्यू मोनेस्ट्री पहुंचने का भी एक अलग ही एहसास है, क्योंकि आजू बाजू चाइना बॉर्डर लग जाती है। तो वहाँ पे हो सकता है कि आपको फ़ोटो लेने दे या नहीं लेने दे, हमको तो लेने दी थी, उसका कोई इशू नहीं है बहुत बड़ा। पर बाकी आप जो रास्ता है वो बहुत नेरो रास्ता है और कच्चा रास्ता है, इसको आप ध्यान में रखें। अगला हमारा स्टेशन आता है ग्यू मोनेस्ट्री से निकलकर और लारी होते हुए आपको सीधे जाना है ताबो। ताबो ताबो में भी मोनेस्ट्री है, एक न्यू मोनेस्ट्री है और एक पुरानी मोनेस्ट्री है। ये जो साइन है वो आपको मोनेस्ट्री का बताया हुआ है, यानी गोम्पा का मंदिर का। और ये साइन जो है वो आपको स्टे का बताया हुआ है। ये नदी चल रही है आपके साथ साथ स्पीति रिवर। यहाँ पर आप मोनेस्ट्री घूम सकते हैं, नई और पुरानी। वहाँ पर आप वहाँ के जो बौद्ध भिक्षु हैं उनसे आप बात कर सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। वहाँ पर भी आपको होम स्टे वगैरह सब मिल जाएगा, खाना वही मिलेगा, वेज नॉन वेज प्लस। ताबो आप घूमते हैं आराम से और ताबो से फिर आप निकलते हैं धनकर के लिए। ताबो से धनकर की जो दूरी आती है आपकी लगभग 30 किलोमीटर या 35 किलोमीटर के आसपास की आती है। धनकर एक पहाड़ों पर बसा हुआ बौद्ध मठ है ना, और बहुत खूबसूरत जगह है। यहाँ पर आपको होम स्टे वगैरह सब चीज़ें अवेलेबल मिल जाएगी। 5 बजे के बाद मोनेस्ट्री के अंदर जाने नहीं देते, आपको सुबह सुबह जाना होगा। बस सबसे बड़ी बात, आपको बार्गेनिंग जरूर करवानी होगी धनकर में, क्योंकि बार्गेनिंग कराना इसलिए ज़रूरी है, यहाँ पर रेट बहुत ज़्यादा हाई फाई बताते हैं। आप निकले थे नाको से पहुँच गए धनकर। धनकर में आपको शाम हो जाएगी और शाम को मैं चाहूँगा कि आप यहीं पर रुक जाएं। अगर आप नए राइडर हैं तो आपको धनकर में नाइट स्टे करना चाहिए। बहुत अच्छा है, यहाँ पर मिल्की वे भी रिकॉर्ड होती है रात में, अगर आपके पास बहुत अच्छा कैमरा है तो। फिर आप सुबह मोनेस्ट्री में दर्शन करें आराम से, थोड़ा सा गांव घूमें। और धनकर के ऊपर यहाँ पर एक लेक है, ये भी आप घूम सकते हैं। उसके बाद आपको जाना है काजा। अब काजा का रास्ता एक यहाँ से भी जाता है कच्चा, लेकिन वो मैप में शो होता नहीं है, इसलिए आपको रिटर्न यहीं से आना पड़ेगा। अब धनकर से काजा की जो दूरी है वो है आपको 33 यानी कि 33 किलोमीटर। उसके पहले, काजा के पहले आपको एक लेफ्ट साइड रास्ता जाता है मुड विलेज के लिए। मुड विलेज जो कि पिन वैली नेशनल पार्क के अंदर जाता है। ये जो ब्रिज है ये वहीं के लिए है। ये एक लौता यहाँ पर विलेज है, अच्छा गांव है, पहाड़ों के बीच में बसा हुआ है। यहाँ पर आपको होम स्टे मिलेगा, पेट्रोल नहीं मिलेगा। इसकी दूरी धनकर से आपको 50 किलोमीटर की, 50 और 50 100 हो जाता है यहाँ तक वापस जाना। इसके अलावा यहाँ पर कुछ नहीं है। सबसे ज़्यादा खतरा इधर होता है लेपर्ड का, वो आपको ध्यान रखना होगा। अगर धनकर से आप सुबह सुबह 10-11 बजे भी निकलते हैं काजा के लिए तो आप आराम से 1 घंटे या 40-50 मिनट में आप आराम से काजा पहुंच जाएंगे। काजा में पहुंच के सबसे पहले आपको करना ये है, अपने लिए आप होटल में रूम लेना चाहें तो होटल में रूम ले लीजिए, होम स्टे लेना चाहें होम स्टे ले लीजिए, और आप अगर जोस्टल लेना चाहें तो जोस्टल ले लीजिए। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कहाँ रुकना चाहेंगे। उसके बाद है सबसे बड़ी पेट पूजा, खाना खा लीजिए। आपने आपका रूम ले लिया, सारे सामान रख ले, फिर आपको करवाना है फ्यूल टैंक।
आप नोटिस कीजिए काजा में पेट्रोल पंप है, उसके अलावा पीछे पूरा देख लीजिए, ना धनकर में पेट्रोल पंप है, ना ताबो में है, ना सुमदो में है, और ना ही नाको में है, ना खाब में। ये है पू में। कि पू और काजा के बीच की जो दूरी है बहुत लंबी है। बहुत सी बाइक का पेट्रोल ख़त्म हो जाता है लापरवाही में, क्योंकि माइलेज यहाँ पर ज़्यादातर लोग हेवी बाइक्स लाते हैं तो माइलेज कम होता है उनका, इसलिए पेट्रोल ख़त्म हो जाता है। अपने साथ हमेशा जहाँ पर भी पेट्रोल पंप आपको दिखे तो आप फ्यूल टैंक पूरा फुल करवा लें, या आप अपने साथ एक जेरी कैन जरूर कैरी करें। आप पहुँच जाते हैं काजा में। अब काजा में हमको कहाँ पर घूमना है, काजा में कहाँ जाए, सबसे बड़ी बात ये, काजा का लोकल मार्केट आप रात में घूमिए। आप जल्दी पहुँच गए तो आपको सीधे निकलना है काजा से लांगजा के लिए। काजा सिटी से थोड़ा आगे जाके राइट साइड आपको लांगजा के लिए रोड मिलेगा, छोटा रोड है, नेहरू। 19 किलोमीटर का रास्ता है आपका लांगजा का। ये यहाँ पर लांगजा है। लांगजा का आपको फ़ोटो बता दूँ, ये मेरा फ़ोटो है। यहाँ पर एक बौद्ध स्टेचू है, बुद्ध भगवान की प्रतिमा लगी हुई है। वह वैसे भी यहाँ पर एक मोनेस्ट्री का भी काम चल रहा है, हो सकता है अब तक काम पूरा हो गया होगा। यहाँ पर आप आधा घंटा स्पेंड कर सकते हैं। फिर लांगजा से निकलकर आप जाएंगे हिक्किम। वापिस आपको इसी रूट से इधर आना है। ये जो रोड बता रहा है, ये रोड अभी है नहीं, बन रहा था वहाँ पे। आपको इधर से आना हो है और इधर जाना है। आपको हिक्किम जाएंगे। हिक्किम में आपको दुनिया का सबसे ऊंचाई पर स्थित पोस्ट ऑफिस मिलेगा, जहाँ पर आपको वहाँ के पोस्ट मास्टर साहब, जो कि 20 साल से वही है, यहाँ पर आप अपनी फैमिली के लिए पोस्ट कार्ड ले सकते हैं। फैमिली या जो भी आपका चाहने वाला उसको आप भेज सकते हैं। मैंने मेरी सिस्टर के लिए भेजा था, वो बात दूसरी क्यों वो मिला नहीं, अब कारण क्या पता क्या था वो। यहाँ पर आप, यहाँ की फीलिंग बहुत अलग है। दुनिया के सबसे ऊंचे पोस्ट ऑफिस से आप आपके परिवार को कुछ लेटर लिखते हैं और भेजते हैं, तो बहुत मतलब वो फीलिंग की बात है। यहाँ पर आपका आधा से 1 घंटा आराम से स्पेंड हो जाएगा। फिर यहाँ से आपको जाना है लांगजा से कॉमिक विलेज के लिए। कॉमिक विलेज की दूरी 4 किलोमीटर है। और ठीक वैसे ही लांगजा से हिक्किम यानी बौद्ध स्टेचू से ये पोस्ट ऑफिस की दूरी जो है सिर्फ 9 किलोमीटर है। तो ऐसे ये जो दूरी आपको दिखाई दे रही है हिक्किम से कॉमिक की दूरी, ये दूरी है आपकी सिर्फ 4 किलोमीटर की। कॉमिक विलेज की सबसे बड़ी खासियत ये है कि कॉमिक विलेज हाईएस्ट विलेज इन द वर्ल्ड कनेक्टेड विद द मोटरेबल रोड। समझ गए आप। कॉमिक विलेज है, यहाँ की पॉपुलेशन 114 है और एल्टीट्यूड है यहाँ का 4587। कॉमिक विलेज पहुंचकर यहाँ पर अपनी बाइक के साथ या खुद खड़े होकर फ़ोटो खिंचाना मतलब अपने आप में एक बहुत बड़ी प्राउड की बात होती है कि हम दुनिया के सबसे ऊंचाई पर स्थित गांव पर पहुंच गए। यहाँ पर आपको ज़्यादा देर नहीं लगेगी। यहाँ पर एक कैफ़े भी है, आप कुछ भी खा पी सकते हैं। कैफ़े आपको यहाँ पर भी मिलेगा, हिक्किम में भी, लेकिन हाँ लांगजा में आपको कुछ नहीं मिलेगा। अब हो सकता है कि अब की कंडीशन में किसी ने कैफ़े खोल लिया हो। यहाँ से आपको वापस लेना है यू टर्न अपनी वही डेस्टिनेशन, अपने उसी जगह के लिए, काजा के लिए, जहाँ पर आपने होम स्टे या होटल या हॉस्टल लिया है। काजा में आप शाम तक वापस पहुँच जाएंगे। काजा का आप मार्केट घूमिए, छोटा सा मार्केट लेकिन बहुत अच्छा मार्केट है, लेकिन बार्गेनिंग आपको करना होगी। काजा में नाइट स्टे ले लिया। अगली सुबह आपको निकलना है अब आपकी अगली डेस्टिनी के लिए। अब यहाँ का जो पेट्रोल पंप है भैया, उसकी खासियत ये है कि दुनिया का सबसे ऊंचाई पर स्थित पेट्रोल पंप है। तो यहाँ पर आप जाएं, यहाँ पर एक बहुत बड़ा सा बोर्ड लगा है, वहाँ पर आप फ़ोटो खिंचवाएं। यहाँ से निकलना है अपने को की मोनेस्ट्री के लिए, जो कि की मोनेस्ट्री की दूरी है लगभग 15 किलोमीटर के आसपास। ये जो आपको दूरी दिखाई दे रही है भी है काजा से ये की मोनेस्ट्री, ये काजा और ये की मोनेस्ट्री, इन दोनों की दूरी आपको 15 किलोमीटर की दूरी है। और की गोम्पा एक पूरे स्पीति वैली का सबसे खूबसूरत मोनेस्ट्री है, बौद्ध मठ है, जो कि आप खुद देखेंगे ऐसा लगेगा कि पहाड़ खुद खड़ा है। वैसे पहाड़ पर ही पूरा बसा हुआ है। ये देखिए आप, मेरा फोटो अलग कर लीजिएगा, ये देखिए आप, थोड़ा सा रेजोल्यूशन का प्रॉब्लम है पर कोई बात नहीं। ये देखिए आप, की गोम्पा में आपको लगभग आधा घंटा लग जाएगा। वहाँ पर बहुत सारे बच्चे हैं, उनके साथ बात कीजिएगा, उनके साथ खेलिएगा। आप खुद मतलब दिल से ही वो
फीलिंग आई कि नहीं यार यहाँ पर रुकना चाहिए। फिर की से ही एक पीछे की साइड रास्ता जाता है, ये सेल्फी पॉइंट है जहाँ पर मैंने थोड़ा सा हीरोगिरी दिखाई थी कि मोनेस्ट्री में कब आपका 1 घंटा या 1.5 घंटा निकल जाएगा आपको बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा। वहाँ के जो बौद्ध जो स्टूडेंट है यहाँ, वो है वहाँ के मंदिर के, एक तरह से आश्रम है वो। यहाँ पर फोटोग्राफी अंदर अलाउ नहीं है, बाहर की आप ले सकते हैं। तो जितने भी जो स्टूडेंट हैं वो सब लोग बाहर वॉलीबॉल देख खेलते रहते हैं, आपको भी बोलेंगे खेलने के लिए, आप बिल्कुल खेल सकते हैं। फिर यहाँ से निकलना है आपको काजा से चिचम ब्रिज के लिए। चिचम ब्रिज की दूरी है आपकी 9 किलोमीटर की। चिचम ब्रिज एशिया का सबसे ऊंचाई पर स्थित ब्रिज है जो कि बीआरओ ने बनाया है। वैसे तो पूरी रोड बीआरओ ने बनाई, बीआरओ मीन्स बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पर आप ये पूरा ब्रिज घूम सकते हैं। उसके पहले किब्बर विलेज आता है, किब्बर विलेज घूम सकते हैं। ये वैसे इसका रास्ता वहीं हाईवे से ही थोड़ा ऊपर जाते हुए आता है। चिचम ब्रिज पर आपको एक छोटी छोटी वैन में आपको कैफ़े मिल जाएंगे, यहाँ पर आप खा पी सकते हैं। यहाँ पर आप घूमने के बाद आपको निकलना है सीधे हंसा होते हुए लोसर के लिए। लोसर एक छोटा सा विलेज है। बस आपको करना यह है कि जब आप काजा से निकले सुबह सुबह, तो आपको थोड़ा जल्दी निकलना है ताकि आप चिचम और की वगैरह ये सब 1 बजे या 2 बजे के आसपास क्रॉस कर दें। फिर आपको बीच में हंसा विलेज आएगा, हंसा के बाद लोसर आएगा, यहाँ पर आप खा पी सकते हैं। लोसर गांव पर यहीं पर बीच में एक आपको लेफ्ट साइड एक सिंगल रूम जैसी एक कैफ़े मिलेगा जो कि बहुत ही बहुत खूबसूरत लोकेशन पर है। मतलब मेरे पास टेंट था लेकिन मेरे साथ भैया थे तो मैं रुक नहीं पाया, वरना मैं वहाँ पर एक नाइट स्टे करता, मेरा टेंट लगा था, मुझे मतलब बहुत सुकून मिलता। इतनी खूबसूरत जगह पर है वो। लोसर पहुंच गए। अब लोसर के बाद ये जो आपको रेड लाइन पूरी दिखाई दे रही है, ये है भैया थोड़ा डेंजर जोन। डेंजर जोन इसलिए कहूँगा, यहाँ पर रोड ही नहीं है, पूरा ऑफ रोड है भाई, पूरा ऑफ रोड। आपका एक पहिया 1 फीट ऊपर है, 1 फीट नीचे है, आपको पैर रखने की कभी जगह नहीं मिलेगी। अगर एक पैर आपका ज़मीन पर रखाया तो दूसरा हवा में ही रहेगा। तो अगर आपके पास बाइक है तो आप बहुत आराम से बाइक चलाएं, हीरोगिरी इस रोड पर बिल्कुल भी नहीं चलेगी। और दूसरी बात, ये जो रोड इतना है आपका, ये पूरा आपको थका देगा और यहाँ पर प्रकृति आपके लिए पूरी तरह सारी परीक्षाएं ले लेगी। मेरे साथ तो हुआ है ऐसा। लोसर से कुछ किलोमीटर चलने के बाद आपको यहाँ पर आता है कुंजुम पास। कुंजुम पास स्पीति वैली का हाईएस्ट मोटरेबल पास है। यहाँ पर आपको ऐसे सी टर्न लगाना है, इधर से घुसना है, इधर निकल जाना है। अगर आप मनाली से आते हैं तो इधर से घुस के इधर निकल जाना है। फिर ये रास्ता आपका जाता है आपका चंदरताल के लिए। अगर आपके पास टेंट है, आप ग्रुप में हैं, आपके पास खाने पीने का सामान भी है जो आप बना सकते हैं, तो आप चंदरताल बिल्कुल जाइए। यहाँ पर आपका टेंट लगाइए, यहाँ पर मिल्की वे रात में शूट करिए, आपके पास अच्छा कैमरा हो तो। फिर सुबह यहाँ से आप निकलिए। सुबह रोड आपको यही मिलेगा सेम, बस रोड छोटा रहेगा। आप पहुँच जाएंगे बाटल। और अगर आप यहाँ चंदरताल नहीं पहुँच पाते हैं तो आपको एक रात स्टे यहाँ करनी होगी बाटल में। बाटल में नाइट स्टे करने का एक्सपीरियंस बहुत अलग है भाई साहब। नदी किनारे कुछ चाचा चाची का ढाबा वगैरह वो त्रिपाल से बनाए हुए हैं, यहीं पास में नदी बह रही है और रात को जो नदी की आवाज़ आती है ऐसा लगता है वो बस अपने ऊपर चढ़ी जाएगी और पूरा टेंट बहाकर ले जाएगी। बहुत अलग एक्सपीरियंस है यहाँ का। वैसे ही आप अगर रात यहाँ रुकते हैं तो आप दिन में चंद्रताल घूमकर आराम से आ जाएंगे, क्योंकि बाटल और चंद्रताल की जो दूरी है वो सिर्फ 16 किलोमीटर के आसपास है। अब आ जाता है बाटल से ये वाला रोड पूरा ग्रामफू, क्योंकि ग्रामफू तक ये रोड पूरा ख़राब है। आपको बहुत सी जगह बर्फ़ मिलेगी, बर्फ़ कटी हुई रहेगी, बीच में से आपको निकलना है। और यहाँ लोसर के बाद से तो ये जो रोड है यहाँ पर आपको बारिश कभी भी मिल सकती है, कोई भरोसा नहीं। आप किसी भी मौसम में जाएं, चाहे कितनी गर्मी में जाएं, चाहे कैसी भी ठंड में जाएं, आपको बारिश मिलेगी। वैसे तो विंटर में पूरा रोड बंद रहता है। ग्रामफू आने के बाद आपको यहाँ से मिलता है रोहतांग पास। रोहतांग पास बाइक्स के लिए अब अलाउ नहीं है, यहाँ से सिर्फ पहले परमिट बनवाना पड़ता है, उसके बाद 4 व्हील जाती है, बाइक अलाउ नहीं है। ग्रामफू से आप सीधे निकल जाइए अटल टनल। अटल टनल की दूरी 28 किलोमीटर है।
अटल टनल के बाहर आप बढ़िया सेल्फी वेल्फी फोटो वोटो खिंचवाइए हीरो बन के। अटल टनल अटल टनल को क्रॉस करके आप निकल जाइए मनाली के लिए, जो कि 28 किलोमीटर की दूरी पड़ती है। आप मनाली पहुंच गए, शाम को आप यहाँ पर नया नाइट स्टे करिए, आपका पेट्रोल भरवाइए। पेट्रोल हालांकि यहाँ बीच में आपको देखिए यहाँ पर कहीं पर भी पेट्रोल पंप नहीं है, ना सिसु में है ना ग्राम्फू में। आपको सीधे पेट्रोल पंप मिलेगा मनाली में, उसके बाद कुल्लू में। फिर यहाँ से आपको जैसा सही लगे, मनाली से कुल्लू आप मनाली घूमिए, मंडी होते फिर आप आ जाइए चंडीगढ़। चंडीगढ़ में आपके आकर आपका सफ़र पूरा हो जाता है ख़त्म। अगर आप मई मंथ से या अप्रैल से आप जा रहे हैं तो आप मनाली से भी स्पीति वैली जा सकते हैं। कुल्लू, मनाली, अटल टनल, चिचम, काजा, ये ताबो नाको वगैरह ऐसे करके आप ये जो पूरा है स्पीति वैली अक्सर पूरा करके शिमला और चंडीगढ़ में आप ख़त्म कर सकते हैं। और आप इधर से जाते हैं आप शिमला वगैरह से तो भी आप पूरा एंड तक ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन आप अगर नए राइडर हैं तो आप शिमला साइड से जाइए, ताकि धीरे धीरे आपको रोड की जानकारी भी होगी और आपको बहुत कुछ सीखने के लिए भी मिलेगा। और ये जो रोड है आपका मनाली होते हुए स्पीति वैली वाला, वो आपको लगभग अक्टूबर के बाद से ही ये रोड, तो आपको जाना शिमला वाले रोड से है। शिमला से आप जाइए आप काजा तक, और काजा से ही आपको रिटर्न आ जाना है। और जहाँ कहीं भी आपको रास्ते बंद लगे या चेक पोस्ट लगी हो तो आप वहाँ पर ज़िद बिल्कुल भी ना करें, वहाँ से यू टर्न ले लें, वापस आ जाएं। और विंटर स्पीति में खासकर आपको ब्लैक आइस बहुत मिलेगी। ब्लैक आइस मीन्स होती है रोड पर जो पानी रहता है वो जम जाता है, काले वाला पानी, तो उसको कहते हैं ब्लैक आइस। उस पर आपकी बाइक बहुत ज़्यादा स्लिप होगी। अगर आपको एक्सपीरियंस है अच्छा बाइक चलाने का तो भी आप थोड़ा आराम से चलाइएगा। पूरा मैप था, मैंने बनाया था द फौजी व्लॉग, ये देखिए आप। इसके हिसाब से मैंने आपको समझाया। मैं उम्मीद करता हूँ आपको बहुत कुछ समझ में आया होगा। तो मैप आपको मैंने पूरी तरह अच्छे से समझा दिया कि कहाँ पर रुकना चाहिए, कहाँ की कंडीशन कैसी होगी, कहाँ पर आपको खाना सही से मिलेगा और कहाँ पर कितने होम स्टे हैं, क्या पेट्रोल की स्थिति होगी। अब मैप को एक बार आखिरी बार समझ लेते हैं। अगर आप विंटर स्पीति करना चाहते हैं और अगर पूरा सर्किट करना चाहते हैं तो मार्च के बाद से अक्टूबर तक आप चाहें तो आप इधर से भी जा सकते हैं, पूरा काजा होते हुए शिमला आ सकते हैं। और आप चाहें तो शिमला होते हुए काजा जाते हैं, फिर चंडीगढ़ में आप जो है एंड कर सकते हैं। क्योंकि अक्टूबर से लेकर मार्च तक ये वाला जो पार्ट है ये पूरा बंद रहता है, क्योंकि यहाँ पर स्नो बहुत होती है, 20-20 फीट के आसपास होती है, तो ये बंद हो जाता है। बाकी आप इधर से किसी भी वक्त जा सकते हैं, 12 ही महीने आप जा सकते हैं किसी भी वक्त। लेकिन थोड़ी सी रिस्क कभी कभी हमारी होती है, यहाँ पर भी बर्फ काफ़ी जमी होती है और ठंड में रोड पर जो पानी होता है वो जम ज़्यादा, जिसे ब्लैक आइस कहते हैं। तो ब्लैक आइस में बाइक बहुत ज़्यादा स्लिप होती है, तो वो आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा। हालांकि मैप को आपने समझ लिया। अब बात करते हैं बजट की। इस पूरे स्पीति सर्किट में लगभग आपका 1 हफ्ता लग जाएगा, 1 हफ्ते से 10 दिन। यहाँ पर होम स्टे, हॉस्टल वगैरह सब मिल जाएंगे आपको। और होम स्टे लें या फिर रूम लें, 500 से 600 रुपये या 700 रुपये तक आपको रूम मिल जाएगा। 10 दिन का देखा जाए तो हमारा हो जाता है लगभग 5,000 रुपये के आसपास, 500 रुपये पर दिन के हिसाब से। शिमला से निकलते हैं तो दिल्ली से नहीं बता रहा हूँ, इस पूरे सर्किट का बता रहा हूँ। खाने का 300-400 या हो सकता है 500 रुपये पूरे दिन का भी हो जाए, दोनों वक्त का। तो आप पे डिपेंड करता है कि आपकी डाइट कैसी, मैं दोनों वक्त खाता हूँ। फिर आती अदर खर्चे जो होते हैं वो मैंने इसमें इंक्लूड नहीं किए हैं। सबसे बड़ी बात आती है फ्यूल की, कि पेट्रोल की, कि पेट्रोल कितना चलेगा। तो पेट्रोल का कंडीशन होता है आपकी बाइक के ऊपर कि आपके पास बाइक कौन सी है। अगर आपके पास बाइक रॉयल इनफील्ड की क्लासिक हो गई या हिमालय हो गई, तो ये सब हैवी बाइक्स होती है जो कि इनका माइलेज पहाड़ों में बहुत कम हो जाता है, लोकल में भी कम ही रहता है। अब मेरे पास है हीरो की एक्सपल्स, जिसका माइलेज लगभग ऐसा मान लो 40 का था। तो मेरा टोटल पेट्रोल लगा था मेरे घर से, क्योंकि दिल्ली से बताऊंगा तो थोड़ा कम हो जाएगा। मेरे घर से यानी दिल्ली से मेरा घर 800 किलोमीटर दूर आता है, तो टोटल मेरा पेट्रोल हो गया था 10,000 रुपये का। तो मेरी पूरी राइड हो गई थी 4,000 किलोमीटर की। अगर आप पूरा स्पीति सर्किट दिल्ली से पूरा करते हैं तो आपको टोटल किलोमीटर आता है 1700 किलोमीटर के आसपास। थोड़ा सा मैंने 200-300 बढ़ा के बताया है। और आप चंडीगढ़ से शुरू करते हैं, चाहे विया मनाली होते जाएं या शिमला होते जाएं, तो टोटल आपका किलोमीटर आता है 1200 किलोमीटर। अब
आप पे डिपेंड करता है कि आपके पास बाइक कौन सी है। आप कोई भी बाइक ले जा सकते हैं। सबसे बड़ी बात जो आप और मैं पहले जाने के पहले सुनते आए थे कि अगर आप पहाड़ों में जा रहे हैं तो आपको सबसे ज़्यादा हेवी बाइक ही लेकर जाना पड़ेगी, बुलेट या फिर केटीएम वगैरह या दूसरी हेवी बाइक्स। तो भाई साहब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि वहाँ के जो लोकल लोग हैं वहाँ पर भी उन लोगों के पास भी छोटी बाइक्स होती है, उनका भी डेली आना जाना रहता है। तो आपके पास कोई भी बाइक 100 सीसी हो चाहे बजाज स्कूटर हो, बस वो वेल मेंटेन होना चाहिए। तो फ्यूल का जो खर्चा है वो आपकी बाइक के माइलेज के वो डिपेंड करता है। अगर आप बाइक से जाते हैं तो आपको आपके साथ एक ट्यूब रखना होगा, कुछ पंचर किट रखना होगी, भले आपकी बाइक ट्यूबलेस हो या ट्यूब वाली हो। स्पार्क प्लग रखना होगा, हेडलाइट बल्ब, इंडिकेटर बल्ब, ये सब जरूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं बाइक जब ज़्यादा चलती है तो कुछ चीज़ें शॉर्ट हो जाती है। तो बजट भी आपको बता दिया। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। पूरा मैं समझा दिया, कहीं ना कहीं मुझसे थोड़ी सी गलतियाँ हुई है। बाकी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आगे शेयर करना, और अगर कुछ भी आपको जानना हो तो आप कमेंट जरूर करना। मेरा इंस्टाग्राम का आईडी भी यही है, द फौजी ब्लॉग करके, आप वहाँ पर भी मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो जल्दी मैं एको राइड शुरू करने वाला हूँ जिसकी जानकारी मैं आपको स्टोरी पर दे दूंगा। तो जो भी कोई चलना चाहे बिल्कुल वेलकम है। तो वीडियो कैसी लगी आगे शेयर करना, और कुछ डाउट हो तो आप कमेंट करना, मैं आपको कमेंट में जवाब दूंगा।